All of you, welcome in online class of Urmila Devi PG College, Rasar Barod, Prayagraj. Myself नीरज तिवारी। पिछले वीडियो में हमने आपको पिछले वीडियो में हमने जितना पीछे और भी वीडियो बनाया उनके बारे में बताया था, और पिछले वीडियो हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। इंटरनल एनर्जी में हमने आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था उसमें थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बस हमको इतना, अगर हम ध्यान से ही थोड़ा सा हम समराइज्ड करते हैं 5 मिनट के अंदर, अगर उसको ध्यान से थोड़ा सा हमारी बातों को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। सिंपली हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी को हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आपको बताया था, तो उस वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया, तो उसमें हमने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और उसी में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी में के बारे में हमको जानकारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही मिलती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी में हमने थोड़ा सा आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था। हमने कहा था कि आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आगे हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी के लिए हमने उसमें आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर जिस पे हमारी थर्मोडायनेमिक स्टडी फोकस्ड होती है, वही क्वांटिटी ऑफ मैटर या कोई रीजन ऑफ स्पेस जिस पे हमारी थर्मोडायनेमिक स्टडी फोकस्ड होती है, वही रीजन ऑफ स्पेस हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें किसी भी सिस्टम की, तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम में हम जानते हैं कि जो एनर्जी होगी, अगर सिस्टम में कैसे जानेंगे, जैसे हम मानते हैं कि वह एनर्जी, यानी कि कुछ सिस्टम हम कंसीडर करते हैं जब कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर भी सिस्टम में कार्य करने की जो कुछ क्षमता होती है, तो जिस एनर्जी के कारण ऐसा होता है, यानी कि कार्य करने की अगर क्षमता सिस्टम में है, जबकि हम एनर्जी उसको कोई भी मैकेनिकल एनर्जी, एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब उसमें कुछ एनर्जी पहले से ही है। वही जो उसकी एनर्जी है, वही एनर्जी हमारी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जाती है, ठीक, जो कि ऑपरेंटली, यानी कहने का मतलब हमको शोन नहीं होती, हम जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने कोई एनर्जी दी ही नहीं है। तो हम सिस्टम को बाहर से एनर्जी ना दे, फिर भी सिस्टम में कार्य करने की, अगर सब्सटेंस में कार्य करने की क्षमता है, तो हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी है। तो वही जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं, यानी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम कह सकते हैं कि द इनहेरेंट एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी इनहेरेंट का मतलब सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा होगी, स्वयं की ऊर्जा होगी, वो उसकी एनर्जी जो होगी, वही हम उसकी आंतरिक ऊर्जा में मेजर करते हैं, इंटरनल एनर्जी कंसीडर करते हैं। सिंपल सी बात, ये हम जानते हैं। इसके बाद हम सिस्टम में जो एनर्जी होगी, तो सिस्टम में एनर्जी क्या हो सकती है, सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स के कारण जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होंगे, उसमें कुछ उनका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स के कारण एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी एक्सेट्रा, कई प्रकार से ऊर्जाएं होंगी। तो हम उसमें क्लियर ये नहीं बता सकते हैं कि सिस्टम में कौन सी ऊर्जा है या उसकी आंतरिक ऊर्जा है, उसमें कितनी एनर्जी है। तो इस एनर्जी के लिए हम मानते हैं कि सिस्टम में जो कुछ भी कुल, यानी सिस्टम की जो कुछ भी एनर्जी है, उसकी जो कुल ऊर्जा है सिस्टम में, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मॉलिक्यूलर एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इन सारी एनर्जी को ऐड करके जो नेट एनर्जी होगी, वही नेट एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जाती है, ठीक। अब इस चीज को डिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे हमको ये क्लियर नहीं है कि इसमें इंटरनल एनर्जी में, यानी काइनेटिक इंटरनल एनर्जी जो हम सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, या केवल पोटेंशियल एनर्जी, या केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, मॉलिक्यूलर एनर्जी नहीं है, या किस प्रकार की एनर्जी है, कितनी एनर्जी, ये हम कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे किसी को हमने 50 रुपए दिया,
ठीक, 50 रुपए दिया और वो हमसे पूछे या हम कहें कि उसको हमने 50 रुपए दिया, वो तो हम जानते कि हमने उसको 50 रुपए दिया, लेकिन वो कहे कि हमारे पास कितना पैसा है, तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि हमको उसके बारे में जानकारी नहीं ना कि उसके पास कितना पैसा है, पहले कितना था। जब हमको ये पता हो कि उसके पास इतना पैसा था, हमने इतना उसमें और एक्स्ट्रा दे दिया, तो उसके पास इतना होगा, ये हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। हम केवल क्या कह सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमने उसको 50 रुपए दिया, तो केवल बात ये क्या है कि हमने जितना पैसा उसको दिया, उतना पैसा उसके पास जो पहले से था उसमें उतना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब जो पहले से उसके पास उपस्थित था, प्रेजेंट था, जो भी पैसा उसके पास था, हमने 50 दे दिया, इसका मतलब है उसके पास उस पैसे से 50 बढ़ गया, यानी उसके पैसे में 50 रुपए की इंक्रीजिंग हो गई, 50 रुपए की वृद्धि हुई, 50 रुपए का लाभ हुआ उसको, 50 रुपए उसका बढ़ा। ठीक, लेकिन हम ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इतना ही पैसा उसके पास है। क्यों? क्योंकि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। सेम क्राइटेरिया हम यहाँ इंटरनल एनर्जी के केस में सिस्टम के लिए लगाते हैं कि सिस्टम में जो हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे, हम उसी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। हम ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी इतनी थी, इतना हमने बाहर से दे दिया, अब उसकी नेट एनर्जी इतनी होगी, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हम केवल जो एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी में ये कह सकते हैं कि सिस्टम में पहले एनर्जी इतनी होगी, उसकी पहले जो एनर्जी थी उससे अगर हमने 50 जूल एनर्जी दे दी, तो यानी हम कह सकते हैं कि 50 जूल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर दी, पहले इतनी, अगर पहले जो ऊर्जा होगी उसमें 50 जूल की इंक्रीजिंग है। या अगर हम 50 जूल एनर्जी उससे ले लें, बाहर लें, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50 जूल की एनर्जी उसमें कम हो गई, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उसकी एनर्जी इतनी हो गई, इसकी एनर्जी इतनी कम हो गई या इतनी बढ़ गई। हम ये बस बता सकते हैं जितना हमने एनर्जी दिया, बस हम उसी को मेजर कर सकते हैं। तो डिफाइनेबल अगर हम क्वांटिटी कंसीडर करें, तो इसके आधार पर हम मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम मानते हैं सिंपली जो आपके फर्स्ट ईयर के थर्मोडायनेमिक्स में है इंटरनल एनर्जी के बारे में, उस टॉपिक को हम आपको एक बार समराइज भी करते हैं। सिंपली हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सिस्टम है, उसमें कोई एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हमको ऑपरेंट नहीं होती है, बट सिस्टम में कार्य करने की अगर क्षमता है तो हम कहते हैं उसमें ऊर्जा है। वही जो ऊर्जा है उसकी आंतरिक ऊर्जा कही जाती है। हम इन थर्मोडायनेमिक्स के यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम उसी एनर्जी को, थर्मोडायनेमिक्स में हम उसी सिस्टम की ये जो ऊर्जा है जो ऑपरेंटली हमको एक्सटर्नल मैकेनिकल एनर्जी के रूप में दिखती नहीं है, लेकिन सिस्टम में कार्य करने की क्षमता है, इसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए हम इस इंटरनल एनर्जी को दो प्रकार से ले सकते हैं। यानी हम कहते हैं कि द इंटरनल एनर्जी इन ए सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी। हमने कल आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो होगी हमारी सिस्टम की, वो दो प्रकार की हो सकती है। ऐसा हमने मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर बताया था। इंटरनल एनर्जी जो कि दो प्रकार की हो सकती है। हम यहाँ पे हमने आपको बताया था इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम कैसे कब लेते हैं? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, हम जानते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स, यानी मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, विच इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, और ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑलवेज, यानी ये मॉलिक्यूल्स क्या है? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं ड्यू टू द थर्मल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के थर्मल स्टेट के कारण ये लगातार मोशन में होते हैं, और मोशन में होने के कारण हम ये कह सकते हैं थर्मल स्टेट में, तो हम कह सकते हैं कि जब ये मोशन में है, इसका मतलब इनमें क्या है? कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स में की कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर हम इनके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सब्सटेंस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द टोटल, या कह सकते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम की जो कुल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, उसी को हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और उसी सब्सटेंस के लिए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से एक अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स जो होंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। वह इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, उसी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण सब्सटेंस में के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है।
इंट्रामालिकुलर फोर्स होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस म्यूचुअली अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम हैव द पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, उनके बीच की अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक। अगर हम सिस्टम को जो है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो टेम्परेचर होगा वो उसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी उसके कारण क्या, उनका अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी किस पे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्स पे, और सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन पे डिपेंड करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कुल स्थिति जो यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। और यह इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स पे और उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होगा, सिस्टम में टोटली कौन कौन सी एनर्जी हमको मिली, मॉलिक्यूलर मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और उनके बीच के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होगा यही हमारा इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कही जा सकती है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि यदि हम मान लें कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है, मान लें कि UK इज द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड UP इज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन होगा, जो योग होगा, वही हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी कही जाएगी, वही हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने कल आपको दिखाया था कि U इज इक्वल टू हो जाएगा UK प्लस UPK, ठीक है। इसके आधार पे हमने आपको ये भी बताया था कि किसी भी सिस्टम को की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हीट कंटेंट से डिफर होती है, यानी कहने का मतलब यदि हम कंसीडर करें कि कोई सिस्टम है, यानी कि हीट क्या है कि एनर्जी फ्लो है जो कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बोथ सिस्टम, यानी दो सिस्टम के बीच में हीट क्या है, हीट वो है कि जो दो सिस्टम के बीच के ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है उनके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, यानी द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द हीट। यानी कहने का मतलब जो ऊर्जा सिस्टम के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है वही एनर्जी, फ्लो एनर्जी हमारी हीट कही जाती है, ठीक। तो यदि हम मान लें कोई ऐसा सिस्टम कंसीडर करें जहां पे किसी भी प्रकार की उसमें ऊर्जा का प्रवाह न होता हो, तो प्रवाह नहीं होता यानी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी फिर भी वहां एग्जिस्ट होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर डिफरेंस कहने का मतलब ना हो, फिर भी या कहने का मतलब हीट फ्लो ना करता हो, तो हीट पे डिपेंड नहीं करेगी। इंटरनल एनर्जी हमारी क्या है, हीट डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, हीट पे डिपेंड नहीं करती है। इस प्रकार से हम ये जानते हैं। इंटरनल एनर्जी हमने बताया आपको कि इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। लेकिन जनरली आप इतना अपने माइंड में बात सेट रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को एग्जैक्टली हम डिफाइनेबल में डायरेक्टली एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब भी हम निकाल सकते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही फाइंड कर सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिफाइनेबल पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतना हम जानते रहेंगे। सिंपली हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम मानते हैं कि मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो एनर्जी है और जो उसके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी है, यही एनर्जी सिस्टम की क्या है, इंटरनल एनर्जी कही जाएगी। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी को हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जो उनकी काइनेटिक एनर्जी उसको हम इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इन्हीं के समेशन को हम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आपको बताते हैं
ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको कंसीडर कराया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या है, ये डिपेंड करेगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी पे। यानी जहाँ पे हमको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल किसी भी सिस्टम का अगर इंटरनल एनर्जी निकालना तो हमको वहाँ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने आपको कल ये भी बताया था, इस प्रकार से भी हमने एक सिस्टम लेके आपको कंसीडर किया था। सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में हम कंसीडर किए थे, उसमें हमने बताया था कि मॉलिक्यूल क्या है, वाइब्रेट करेंगे या मोशन कर सकते हैं। तो हीट प्रोवाइड करेंगे आप, जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करेंगे, उनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या है, स्ट्राइक करेंगे। जब स्ट्राइक करेंगे तो वही काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज किसमें होगी, अमाउंट ऑफ हीट में, और इसी हीट के कारण हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट सिस्टम को देंगे, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी मॉलिक्यूलर मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या इंडिकेट करेगा, दिस इंडिकेटेड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी तो हम कहेंगे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो जब वो टक्कर करेगी, स्ट्राइक करेगी वाल्व से, तो सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, और हीट कंटेंट जब हमारा इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी सिस्टम का इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट करेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक ना, राइज इन, इंडिकेटेड राइज इन टेम्परेचर। ठीक, सेकंड हमने आपको बताया कि जब हम हीट देंगे सिस्टम को तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो इनकी क्या है, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। जब सेपरेशन बढ़ेगा तो हीट क्या है, सॉलिड क्या है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है। जब लगातार आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या है, इनका मोशन होगा, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका, यानी कहने का मतलब उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। जब सेपरेशन बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, लेस होगा, और वहां से क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होता है। यानी जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो हम सेपरेशन बढ़ेगा तो सेपरेशन पे डिपेंड कौन करता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो हीट एनर्जी देने पे उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट करेगा, जब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड द चेंज ऑफ स्टेट, इंडिकेटेड द चेंज ऑफ स्टेट, ये स्टेट चेंज को इंडिकेट करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज, सेपरेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा तो सॉलिड हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी गैस में कन्वर्ट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करेगी किसको, चेंज ऑफ स्टेट को। यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी जब हम फोर्स, कहने का मतलब हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, और हमको पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो ये इंडिकेट करती है चेंज ऑफ स्टेट को। यानी सॉलिड हमारा लिक्विड में, जब इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स जब हीट प्रोवाइड पाएंगे तो वाइब्रेट करेंगे, और क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स जो इनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, और ये सेपरेशन, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। और तो सॉलिड क्या है, जब इनके बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा तो सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। लिक्विड हमारा, अगर लिक्विड में हम दे रहे हैं हीट तो लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब गैसेस स्टेट में आएंगे तो जब गैस को और हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले से दूर होते हैं, उनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन द, हम जानते हैं गैसेस सिस्टम के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पर हमको बताया गया है कि देयर आर नो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। कोई भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स यानी उनके बीच के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो जीरो होता है। तो जब कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा तो हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या इंडिकेट करेगा, चेंज ऑफ स्टेट को, ठीक ना। हमने हीट प्रोवाइड किया सिस्टम को, जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा।
ठीक। लेकिन जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कंसीडर करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या है, उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होगा, तो सेपरेशन बढ़ेगा। तो जब हम गैसियस सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस के या मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन तो पहले से ही अधिक होता है, उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। अब हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि जब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स निम्न होगा, यानी कहने का मतलब बहुत ही कम होगा, तो उस केस में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। तो यहाँ कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के स्टेट में यानी चेंज, जब गैसेस स्टेट में होगा तो हम कितना भी एनर्जी प्रोवाइड करें तो उसका टेम्परेचर ही इंक्रीज होगा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी नहीं। जो भी एनर्जी इंक्रीज होगी वो क्या होगी, गैस की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब फॉर गैसियस सिस्टम हम कंसीडर कर सकते हैं कि देयर आर टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पे उनकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस द टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी गैसियस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, टोटली काइनेटिक एनर्जी में होगी, क्योंकि गैसियस सिस्टम जब कंसीडर करें कितने भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका स्टेट्स तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ नगण्य होगा, यानी कि नेग्लिजिबल हम कंसीडर कर सकते हैं। यानी टोटली एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारा इंटरनल एनर्जी का कार्य करेगा, यानी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का कार्य करेगा। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि फॉर गैसियस सिस्टम हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो सिस्टम का टेम्परेचर गेन करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी उनका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है। इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं कि इन आइडियल गैस देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स, there are no attractive force acted between molecules, therefore their potential energy is zero. Hence the internal energy of an ideal gas is in the form of kinetic energy of molecules only. Hence हम कह सकते हैं which depends upon temperature of the system, जो टेम्परेचर के सिस्टम पे डिपेंड करेगी, ठीक ना। ये वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इंटरनल एनर्जी गैस की टेम्परेचर ऑफ सिस्टम यानी सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि टोटली जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। इसके बाद हमने आपको इंटरनल एनर्जी क्या डिपेंडेंस बताया था कि पाथ डिपेंडेंट होगी या स्टेट फंक्शन। हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी, हमको ये बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, लेकिन कैसे होती है ये भी हमने कल के वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन होती है। हम अलग अलग स्टेट्स में इंटरनल एनर्जी को अगर कंसीडर करें, हीट प्रोवाइड करें किसी भी सिस्टम को, हम मान लेते हैं क्यू हीट देने पे सिस्टम का जो प्रेशर होता है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में प्रेशर पी आई वी आई से बदल के पी एफ वी एफ हो जाता है। ये हमने कल के वीडियो में आपको यानी पिछले वीडियो में बताया है, पी आई वी आई से बदल के पी एफ वी एफ हो जाता है। इसके बाद जब हम सिस्टम की यानी कि हम कहते हैं जब उनके स्टेट्स में चेंजिंग होगी, वॉल्यूम चेंज होगा तो हमको वर्क डन फाइंड होगा। तो हम मान लेते हैं कि क्यू वर्क देने के कारण उसमें क्या है, उनका वर्क डन हमको प्राप्त होता है, एक्सटर्नल वर्क डन हमको डब्ल्यू प्राप्त होता है सिस्टम के द्वारा। तो अगर हम क्यू माइनस डब्ल्यू यानी क्यू और डब्ल्यू के बीच का सब्सट्रैक्शन निकालें तो हमेशा अलग अलग पाथ से निकालें, पाथ 1 से निकालें क्यू वन माइनस डब्ल्यू वन, अलग अलग पाथ से हम ये अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन के बीच का डिफरेंस निकालें तो हमको एक सेम वैल्यू अलग अलग पाथ के लिए भी हमको सेम वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, क्योंकि Q और W के बीच का सब्सट्रैक्शन यानी Q माइनस W की वैल्यू ऑलवेज फॉर ऑल पाथ यानी Q1 W1 निकालें, पाथ 1 के लिए Q2 W2 निकालें, पाथ 2 के लिए, पाथ 3 के लिए Q3 माइनस W3, पाथ 4 के लिए Q4 माइनस W4, जो भी वैल्यू हम निकालें सारी वैल्यू क्या होंगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हमको प्राप्त होगी, एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द क्वांटिटी द सब्सट्रैक्शन Q माइनस W इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी के चेंज के
इनिशियल और फाइनल स्टेट के इंटरनल एनर्जी के अंतर के बराबर होंगे। तो अगर हम माने कि इनिशियल स्टेट में जो हमारी इंटरनल एनर्जी यू आई है, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी यू एफ है, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई या इज इक्वल टू वैल्यू होगी क्यू माइनस डब्ल्यू के। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। अब यहाँ से हम अगर फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात करें, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज की बात करें तो यहाँ डेल यू को हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से डेल यू को हम लिख सकते हैं डी यू और क्यू माइनस डब्ल्यू को लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के। डी यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के, या इम्प्लाइज दैट इसी के आधार पे, यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे भी हमको प्राप्त होगा, जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल हम जानते हैं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम कंसीडर करें तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। बट in the thermodynamics we do not consider the specific form of the internal energy of a system, and the above equation is used only as the definition of change in internal energy। और इस सिस्टम के यानी कहने का मतलब है कि इस इंटरनल एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक फॉर्म में हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और एबव इक्वेशन को केवल हम यूज कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक ना, एक एबव इक्वेशन का मतलब ये, इस इक्वेशन को हम केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में हम ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, यानी एनालॉगस होता है। इसके आधार पर, क्योंकि अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात करें तो हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी को जब कंसीडर करते हैं तो उसके इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जब बॉडी फॉल करते हुए यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक ऊंचाई से किसी, यानी कहने का मतलब ऊंचाई से और जमीन पे आता है, तो यहाँ से इनिशियल टू फाइनल स्टेट जब भी सिस्टम, यानी कहने का मतलब हमारा कोई भी बॉल कंसीडर कर लें, वो फ्रीली, कहने का मतलब है कि अगर स्वतंत्रतापूर्वक ऊंचाई से गिर रहा है तो केवल उसके इनिशियल किस पाथ से आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वैल्यू केवल उनकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और हम वहाँ केवल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं करते हैं, हम केवल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लेते हैं, केवल हम पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करते हैं, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी पे ही वैल्यू डिपेंड करेगी। हम वहाँ एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते हैं, केवल हम इनिशियल और फाइनल स्टेट के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के आधार पे हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी को, यानी कि उसी प्रकार से हम इंटरनल एनर्जी को भी एग्जैक्ट डिफाइनेबल क्वांटिटीज में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा इसको एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें अगर, तो हम हमेशा इसको एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही एग्जैक्टली हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से केवल डिफाइनेबल क्वांटिटीज में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कंसीडर करें, जो हमने पहले आपको बताया था कि हम किसी भी सिस्टम की एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हम जो एनर्जी उसमें प्रोवाइड करेंगे उसके कारण जो अंतर या जो परिवर्तन होगा हम उसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही एक हमारी डिफाइनेबल क्वांटिटी यहाँ कही जाती है। ठीक ना, इस प्रकार से हमने इंटरनल एनर्जी को आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी हमारी स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट पे डिपेंड करेगी, यानी कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, यानी पॉइंट पे डिपेंड करेगी, ना कि पाथ पे। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई सिस्टम हम कंसीडर करें इनिशियल टू फाइनल, या हम इनिशियल टू फाइनल चाहे पाथ ए से जाएं चाहे इनिशियल टू फाइनल पाथ बी से जाएं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। यानी यदि हमारा कोई सिस्टम इनिशियल टू फाइनल पाथ ए से जाता है और फाइनल टू इनिशियल वापस आ जाता है पाथ बी से, ठीक ना, तो इनिशियल पॉइंट भी हमारा क्या हुआ, आई हुआ, फाइनल पॉइंट भी हमारा क्या हुआ, आई हुआ। यानी एक ही पॉइंट हमारा इनिशियल फाइनल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम साइक्लिक प्रोसेस में कंसीडर करते हैं। ठीक ना, तो वहां पाथ डिपेंडेंट अगर होता तो अलग अलग पाथ से गया इंटरनल एनर्जी बदल जाती, लेकिन यहाँ क्या है कि आई से एफ पे गया फिर एफ से आई पे वापस आ जाता है, यानी उसका इनिशियल और फाइनल स्टेट केवल एक ही पॉइंट है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट फंक्शन है। जब तक सिस्टम के स्टेट्स में चेंजिंग नहीं होगी, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग
नहीं होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर सेम स्टेट इज जीरो, यानी सेम पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी ऑलवेज जीरो होगी। यानी कहने का मतलब यदि सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जाता है और पुनः स्टेट बी से स्टेट ए में वापस आ जाता है तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट हमारा स्टेट ए होगा। तो कहने का मतलब है जब स्टेट में चेंजिंग नहीं होगी तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में भी चेंजिंग नहीं होगी। स्टेट ए से अगर स्टेट बी पे जाए तो हम स्टेट बी पे अगर इंटरनल एनर्जी निकालें तो इंटरनल एनर्जी में कुछ न कुछ परिवर्तन हमको प्राप्त होगा, और बी से यहाँ पे बी पे जाए तो प्राप्त होगा। लेकिन स्टेट ए से स्टार्ट किया, स्टेट बी पे गया, फिर स्टेट बी से स्टार्ट करके स्टेट ए पे वापस आ जाए तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। पहली बात, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। दूसरी बात, ये पास्ट पे डिपेंड नहीं करती है। तीसरी चीज हमने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम कहेंगे इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। यानी इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसके बाद इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, यानी आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द यानी गैस, यानी गैस की किसी भी आइडियल गैस के लिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी कही जाएगी, या फॉर किसी गैसियस सिस्टम के लिए भी हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हम आइडियल गैस के लिए कहते हैं। ठीक, ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंसीडर करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? दो सिस्टम विच कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ इट सराउंडिंग, यानी कि वे सिस्टम जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग से, यानी कहने का ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ना यानी किसी प्रकार की ना तो हीट एनर्जी अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इन द आइसोलेटेड सिस्टम देयर आर नो चेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कोई भी हीट में चेंजिंग नहीं होगी, किसी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। यानी Q की वैल्यू जीरो होगी फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, Q की वैल्यू जीरो होगी। Q की वैल्यू जीरो होगी अगर हम वर्क डन जीरो कंसीडर कर लें, ठीक ना। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ना तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो हम वर्क डन को भी जीरो कंसीडर कर लें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, यानी जीरो, या डेल यू इज इक्वल टू हम जानते हैं यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है इज इक्वल टू जीरो होगा, या इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं यू आई इज इक्वल टू हो जाएगा यू एफ के। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम क्वांटिटी होगी। यानी कहने का मतलब फॉर आइसोलेटेड सिस्टम देयर आर नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ठीक ना, कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि Q की वैल्यू जीरो होगी और यू डेल यू इक्वल टू हम जानते हैं Q माइनस डब्ल्यू होता है। जब Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी दैट मीन्स डेल यू की वैल्यू जीरो होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। यानी जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी ऐसा इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनिशियल टू फाइनल सिस्टम अगर आइसोलेटेड सिस्टम में हम कंसीडर भी करें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनिशियल फाइनल एवरी पॉइंट इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में भी हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपको कल डिफाइन किया था। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंजिंग होगी वो जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने बताया कि साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? व्हेन ए सिस्टम इज स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट एंड फॉर ए चेंज ऑफ सीरीज ए सीरीज चेंज ऑफ स्टेट एंड सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि सिस्टम स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेट से और चेंज ऑफ सीरीज के माध्यम सीरीज चेंज ऑफ स्टेट के माध्यम से पुनः इनिशियल स्टेट में वापस हो जाता है। तो सिस्टम की यानी क्या है? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया और इनिशियल स्टेट पे ही आके समाप्त हो गया, इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया। तो सिस्टम का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। इसलिए जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। यानी जो इंटरनल एनर्जी इनिशियल सिस्टम की होगी वही फाइनल की भी होगी। तो डेल यू की वैल्यू निकालेंगे, यू एफ माइनस यू आई, दोनों की वैल्यू आपस में इक्विवेलेंट होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डेल यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी इन द केस ऑफ
साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होती है। हम Q की वैल्यू तब यहाँ से अगर हम इससे के आधार पे कंसीडर करें तो डेल U इज इक्वल टू होती है, वैल्यू हो जाएगी जीरो इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू के, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू हो जाएगा W के। इसके आधार पे हम कंसीडर कर सकते हैं Q की वैल्यू होगी W के इक्विवेलेंट, यानी इन द साइक्लिक प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, यानी जो भी हीट हम सिस्टम को साइक्लिक प्रोसेस में प्रोवाइड करेंगे वो सारी हीट सिस्टम क्या करेगा, एक्सटर्नल वर्क डन में खर्च कर देगा। एक्सटर्नल वर्क डन में कन्वर्ट करें, सारी हीट क्या होगी, एक्सटर्नल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इसी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में अगर हम वर्क डन की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लें, यानी यदि किसी प्रोसेस ऐसा प्रोसेस लें जहां पे हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें लेकिन W की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, जब W की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, यानी Q माइनस जीरो, यानी डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा Q के, यानी डेल U की वैल्यू क्या होगी, Q के इक्विवेलेंट होगी। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करें और एक्सटर्नल वर्क डन यानी वर्क डन जीरो हो तो सिस्टम की जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ जाएगी, वो अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी। यानी देन हम कह सकते हैं द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग आर लीविंग द सिस्टम, यानी सिस्टम को में एंट्री करने वाली हीट, अगर इस सिस्टम में हीट को हम दे रहे हैं तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे उसके इक्वल होगी। यदि सिस्टम से हीट हम बाहर कर रहे हैं तब पर भी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो जितनी हीट बाहर होगी उसके इक्विवेलेंट होगी, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट, यानी इसे Q के बराबर होगा जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग आर लीविंग द सिस्टम, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो तब हीट पे डिपेंड करेगी। हीट अगर सिस्टम में एंट्री कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर सिस्टम से छोड़ रहा है तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट यानी सिस्टम बाहर लीव करे, यानी कहने का रिमूव करेगा, बाहर सराउंडिंग में निकालेगा, उतनी अमाउंट ऑफ हीट यानी इंटरनल एनर्जी में उतना कम चेंजिंग होगी। और अगर सिस्टम इन हीट को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, सिस्टम ले रहा है हीट को, अगर हीट को लेगा तो जितनी हीट बढ़ेगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने कल आपको नहीं बताई थी, आज हमने आइसोलेटेड सिस्टम के लिए और इन साइक्लिक प्रोसेस हमने हीट बताया। हमने बताया कि यदि किसी प्रोसेस में वर्क डन जीरो हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट के इक्विवेलेंट होगी, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इंटरिंग आर लीविंग द सिस्टम, यानी सिस्टम को यदि सिस्टम में हीट आ रही है तो उसके जितनी अमाउंट ऑफ हीट आएगी उसके बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यदि सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो जितनी हीट बाहर निकलेगी उसके बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी सिस्टम में हीट एंट्री करती है यानी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है, सिस्टम में हीट ऐड होती है, इंटर करती है, हीट आती है, सिस्टम हीट को रिसीव करता है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट को हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यदि सिस्टम हीट से को क्या करता है, रिमूव करता है, रिजेक्ट करता है या हीट को रिलीज करता है, सिस्टम हीट को बाहर निकालता है, तो हम वहां अमाउंट ऑफ हीट को नेगेटिव साइन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इंटरनल एनर्जी के बारे में। और भी हम जानते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाएगी, ठीक है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग जान गए पूरी। हमने आपको एक एक करके इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन, वर्क फंक्शन, सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि इंटरनल एनर्जी हमारा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। गैसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सब सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब हम इंटरनल एनर्जी के बारे में जान गए तो हम आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने से पहले सिंपली हम समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या बताता है, क्या चीज़ें इसमें हमको मिलती हैं। हमने पीछे आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, ये चीज़ें हम आपको भी डिस्कस करते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, किसे कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन
नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन हो गया आपका, फ्रिक्शन हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, डैम्पिंग, ईटीसी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इन फोर्सों के अब्सेंस में जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द मैकेनिक्स है, ठीक ना। यानी हम कहते हैं इन द अब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, डैम्पिंग, रेजिस्टेंस, etc, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करता है। दिस लॉ डज नॉट इंक्लूड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में नहीं बताता है। ये कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, जो रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, ये अब्सेंस रहें, यानी अब्सेंट रहें, कोई भी रेजिस्टिंग फोर्स सिस्टम पे कार्य ना करता हो, तो सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, या जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड होगी, यानी कहने का मतलब संरक्षित होगी। द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड हम कंसीडर कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द मैकेनिकल सिस्टम के की बात अगर की जाए तो, ठीक। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये अपने इस यानी कि इस स्टेटमेंट में हम इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता है, ना इंक्लूड करता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। लेकिन हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स ओनली द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है, यानी कहने का मतलब केवल उसी को बताती है, यानी उसी को इंक्लूड करती है। मैकेनिकल एनर्जी को हम कंसीडर कर सकते हैं सिंपली, यानी यदि किसी सिस्टम में एक्स्ट्रा यानी कहना है रेजिस्टिंग फोर्स अब्सेंस रहे, रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब है रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, या जैसे फ्रिक्शन हो गया आपका, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, जैसे डैम्पिंग फोर्स हो गया, ये अगर आपके कहने का मतलब है कि एब्सेंट रहे, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करती है। मैकेनिकल एनर्जी जनरली हम इन मैकेनिकल एनर्जी को मानते क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो योग है, एवरी पॉइंट एवरी स्टेट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एवरी स्टेप क्या रहेगा, एक समान रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, देन वी सेड दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसके आधार पे हम यहाँ जानते हैं कि, और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हमने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, हमने अभी जो आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो लॉ है ये इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक। ये इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम कहते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जनरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड द पॉसिबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो कि इंटरनल एनर्जी में जो भी परिवर्तन होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम कंसीडर करें, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है, लेकिन वो इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करता है। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम के चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको इंक्लूड करता है, उसको भी लेता है। समझ में आया? यानी मैकेनिकल एनर्जी हम कहते हैं कि कांस्टेंट होगी, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन जो मैकेनिकल सिस्टम में कंजर्वेशन हम कंसीडर करते हैं उसमें हमें इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में हम केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, लेकिन हम इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सली वैलिड भी है, और एवरी प्रोसेस यानी ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस में एप्लीकेबल भी है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करता है, इसको भी बताता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, और ये यूनिवर्सली वैलिड भी है, साथ साथ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस के लिए अप्लाइड भी है, यानी एप्लीकेबल भी होता है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस में यूज भी किया जा सकता है, ये ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल भी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने यहाँ लिखा कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे बी स्टेटेड इन टू स्लाइटली डिफरेंट वेज, यानी दो विभिन्न रूपों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको दो प्रकार से हम स्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमने यहाँ आपको लिखा है, यहाँ बताया कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मे बी स्टेटेड इन टू स्लाइटली डिफरेंट वेज, दो विभिन्न यानी कि अलग अलग रूपों में हम इसको स्टेट कर सकते हैं। पहला है इन वन फॉर्म, यानी फर्स्टली हम कंसीडर करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट से हम इसको, पहला हम जो फॉर्म जिस फॉर्म से हम इसको डिफाइन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, वो है इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट। हमने आपको बताया कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं हम दो प्रकार से। उसको हम डायरेक्टली हीट प्रोवाइड करके भी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, और हम उसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क, मैकेनिकल वर्क करके भी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क और हीट क्या है, इक्विवेलेंट है। हमने आपको पिछले मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो भी उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, अगर हम उसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करें तब भी उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी। तो इस प्रकार से जूल ने कहा कि जो वर्क डन होगा वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट के इक्विवेलेंट होगा। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल वर्क डन या मैकेनिकल वर्क ऑफ ए सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा किया गया, सिस्टम पे किया गया कार्य, चाहे कंसीडर करें चाहे सिस्टम को दिए गए उष्मा की बात करें, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जितना ज़्यादा आप सिस्टम पे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तब भी सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट यानी कि द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड, यानी वर्क डन जो होगा वो हीट प्रोड्यूस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा हम वर्क डन करेंगे सिस्टम पे उतना ही हीट कंटेंट यानी हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर उसका उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि W इज प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस। यदि हम माने कि किसी भी सिस्टम पे हम W वर्क डन करते हैं और Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, तो W क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा Q के, या इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं J इंटू Q, वेयर J इज द कांस्टेंट। ये लॉ जो दिया था जूल ने दिया था, J इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल चेन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा J इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी दैट इज करके हम कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट यहाँ से कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट W बाई Q इज इक्वल टू होगा J यानी कांस्टेंट की इक्विवेलेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कि हम कहें कि द मैकेनिकल व्हेन एवर द मैकेनिकल वर्क इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट देन in all cases the ratio of work done and amount of heat, the ratio of work done and amount of heat is a constant quantity, a constant is always remains constant होगा। यानी हम कंसीडर करें कि इस प्रकार से पहले प्रकार से हम जो इसको डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम डिस्कस कर सकते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे, जो जूल ने अनाउंस किया था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, वर्क और हीट के इक्विवेलेंस के बारे में इक्विवेलेंस का जो एक नियम जूल ने दिया था, जूल के इसी नियम के आधार पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं या स्टेट कर सकते हैं। जूल ने अपने पहले नियम में कहा था कि व्हेन एवर द मैकेनिकल वर्क इज टोटली converted into heat, in all cases the ratio of work done and amount of heat is always remains constant, यानी हमेशा क्या होगा, सदैव कांस्टेंट होगा। यहाँ से हमने कंसीडर किया if W is the work done and Q is the amount of heat, then the ratio of W and Q यानी कहने का तो work and heat is equal to the constant J. Here J is the constant and it is known as mechanical equivalent of heat. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बाकायदा बताया भी है और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी आपको कराया है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट,
लेकिन ये जो लॉ है, ये लॉ कह रहा है कि जब कभी मैकेनिकल वर्क टोटली कन्वर्टेड हो जाएगा हीट में, यानी जब कभी मैकेनिकल वर्क हम किसी सिस्टम पे वर्क करेंगे और उस वर्क का टोटल पार्ट जो होगा, उस वर्क का जो टोटल पार्ट होगा उसके हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी टोटल वर्क डन कन्वर्ट किसमें होगा, अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा और अमाउंट ऑफ हीट का जो ये रेशियो होगा, इन ऑल केसेस, एवरी केस में क्या होगा, ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। और ये कांस्टेंट क्या होगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है, जो ये कांस्टेंट हमने जे कंसीडर किया हुआ है। ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के आधार पे हम डेफिनेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक, लेकिन दिस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एवरी केस चाहे जिस पॉइंट पे रहे, डब्ल्यू और क्यू का जो डब्ल्यू यानी वर्क डन और अमाउंट ऑफ हीट का जो रेशियो होगा कांस्टेंट रहेगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आगे ये ट्रू है केवल कब, केवल ये नियम तभी सत्य है जब टोटल वर्क डन अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाए, यानी टोटल मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ये तभी ट्रू होगा, वैलिड तभी होगा जब होली यानी व्हेन टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू होली अमाउंट ऑफ हीट, यानी होली वर्क डन कन्वर्टेड इनटू हीट। जब टोटल वर्क यानी सिस्टम पे जो कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से किए, यानी जितना हमने कार्य किया पूर्ण रूप से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का अनदर लॉस नहीं होगा, तब ये जो ये हमारा है, तब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी तब ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा, यानी सत्य होगा, तब ये हम इसके आधार पे हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। यानी दिस लॉ of equivalence of work and heat is a particular form of law of conservation of energy, but it is true only when the work is wholly converted into heat। और ये तभी सत्य है जब वर्क हमारा क्या होगा, टोटली हीट में कन्वर्ट होगा तभी। ठीक है, इसके आधार पर यहाँ देखिए, not only mechanical work, even if the energy in some other form of such as electrical chemical is converted into heat, the law hold good। यानी कहने का मतलब है कि हम ध्यान से देखिए, फिर से एक बार आपको समझाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दो प्रकार से डिफरेंट एंड टू स्लाइटली डिफरेंट वेज में हम उसको स्टेट कर सकते हैं, दो प्रकार से स्टेट कर सकते हैं। पहला इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे, जिसको अनाउंस किया था जूल ने सन 1840 ईस्वी में, उसके आधार पे हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टेट कर सकते हैं। यानी जब हम किसी सिस्टम पे मैकेनिकल वर्क करते हैं, जब कभी भी, और उस मैकेनिकल वर्क का टोटली पार्ट यानी कि मैकेनिकल वर्क इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी जब कभी भी हम सिस्टम पे मैकेनिकल वर्क करते हैं और उस वर्क का टोटल पार्ट, टोटल वर्क क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं, हम ये कहते हैं कि एवरी केसेस, इन ऑल केसेस, द रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट, द रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट, या कह सकते हैं इन ऑल केसेस द रेशियो ऑफ वर्क एंड हीट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो एवरी केस में वर्क और हीट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक, लेकिन ये भी एक प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एवरी केस में जब ये कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक ना, ये भी एक फॉर्म है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रू केवल तभी होगा जब टोटल वर्क क्या हो, हीट में कन्वर्ट होगा, तभी ये सत्य होगा। ठीक ना, तो यहां से हम कह सकते हैं केवल मैकेनिकल वर्क की बात नहीं है कि मैकेनिकल वर्क जब टोटल हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, अगर वो टोटली यानी किसी भी सिस्टम पे की केमिकल एनर्जी टोटली हीट में कन्वर्ट हो रही है, अगर वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल, चाहे जैसी एनर्जी हो, अगर वो टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या होगा, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होगा, ट्रू होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तब भी ये लॉ होल्ड करेगा। ठीक ना, ये इसी स्टेट को फॉलो करेगा। अगर टोटल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अमाउंट ऑफ हीट में, तब भी इसी स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। दूसरे प्रकार से द लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोर जनरल मैथमेटिकल फॉर्म एज फॉलोज। ये पहला फॉर्म था हम लॉ, अब जो हमने कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जनरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि in the absence of non-conservative force such as friction, resistance या damping force, the total mechanical energy of a system remains constant। यही law of conservation of energy है in the mechanical system। but ये law जो होता है law of conservation of energy, ये internal energy को include नहीं करती है। और हम जानते हैं कि the first law of thermodynamics is always
the law of conservation of energy, and this include the internal energy of system also, change in internal energy of system also। ये internal energy को include करता है। तो ये लॉ भी, और ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये यूनिवर्सल वैलिड है, यूनिवर्सली यानी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सली वैलिड है, और किसी भी प्रोसेस के ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस में एप्लीकेबल भी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इसलिए हम निम्नलिखित दो प्रकार से इसको, जो है कहने का मतलब दो प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। पहला हमने आपको बताया कि पहले हम फर्स्ट फॉर्म इसका कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन डिफरेंट फॉर्म इट इज एक्सप्रेस्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसको अलग अलग प्रकार से, हम दो प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहले प्रकार में हमने बताया कि एक प्रकार से हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क का जो लॉ एक दिया था जूल ने, उस लॉ के आधार पे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट का जो इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क का जो लॉ है जूल का, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके आधार पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उनके लॉ के आधार पे हमने आपको बताया था कि व्हेन एवर यानी जब कभी भी, द मैकेनिकल वर्क इज टोटली कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी जब मैकेनिकल वर्क पूर्ण रूप से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो मैकेनिकल वर्क होगा और हीट का जो रेशियो होगा, इन ऑल केसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सभी केसों में क्या होगा, चाहे जिस प्रोसेस में, चाहे जिस केस में आप लेंगे, वर्क और हीट का जो रेशियो होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। और ये रेशियो जो कांस्टेंट रेशियो है, इसी कांस्टेंट रेशियो को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो ये इक्विवेलेंस ऑफ वर्क और हीट हम पर्टिकुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये तभी सत्य होगा, ये लॉ तभी हमारा सत्य है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तभी सत्य होगी, यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट तभी सत्य होगा जब सिस्टम क्या है, यानी ये तभी सत्य है जब टोटल वर्क डन, टोटल मैकेनिकल वर्क क्या होगा, टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ना मैकेनिकल वर्क टोटली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूर्ण रूप से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी सत्य है। ठीक, ना कि केवल मैकेनिकल एनर्जी के लिए, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी भी है, वो भी टोटली कन्वर्ट हो जाती है हीट में, तो ये लॉ हमारा सत्य रहेगा। उस लॉ के, उसके लिए भी, तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के लिए भी ये क्या है, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क ये फॉलो होगा, यानी इस लॉ को फॉलो करेगा। ठीक ना, होल्ड करेगा, ये लॉ होल्ड करेगा। ठीक ना। दूसरा, हम इसको दूसरे फॉर्म से हम स्टेट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हम यहाँ जे की वैल्यू भी हमने आपको बताई थी 4.18 जूल होता है पर कैलोरी, या 4.18 जूल पर कैलोरी होता है, या हम 4.18 इंटू 10³ जूल पर किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1.48 इंटू 10³ जूल वर्क करके जितना हम, कहने का मतलब वर्क करने पे हम सिस्टम के टेम्परेचर को जितना इंक्रीज कर सकते हैं, उतना ही हीट इंक्रीज हम सिस्टम के टेम्परेचर को तब भी कर सकते हैं जब उसके ऊपर डायरेक्टली 1 किलो कैलोरी की हीट प्रोवाइड की जाए। तो दूसरे फॉर्म में हम सिस्टम को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दूसरे फॉर्म में कैसे, मैथमेटिकली। द सेकंड फॉर्म, पहला क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म को हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने दूसरे फॉर्म में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इफ ए सिस्टम इज ए गिवन, हम दूसरे में कहते हैं इफ ए सिस्टम इज ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं इफ dq amount of heat given to a system, if dq amount of heat given to a system, then it will be used इन डिफरेंट वेज। इसको हम सिस्टम के द्वारा डिफरेंट वेज में यूज किया जाएगा। इट विल बी यूज्ड इन थ्री
फॉलोइंग थ्री वेज या इन थ्री डिफरेंट वेज हम लिख सकते हैं, इज यूज्ड इन फॉलोइंग थ्री वेज। ठीक है, निम्नलिखित तीन रूपों में हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, लिखवाएंगे नहीं। इफ dq अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम, यानी यदि हम किसी सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, देन इट विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग थ्री वेज। ये निम्नलिखित तीन रूपों में यूज की जा सकती है। इस प्रकार से सिस्टम यूज करता है। जब हम सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सिस्टम की सबसे पहले, हमने आपको इसके पहले इंटरनल एनर्जी पढ़ाई थी। इंटरनल एनर्जी में हमने बताया कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करता है। मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज करेगा तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या और सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो हम यहाँ कहते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि dq अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम, तो वहां से हम देखेंगे देन इट विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग थ्री वेज। तो जो हीट हम यहाँ सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे उसका कुछ भाग, ए पार्ट ऑफ हीट will be used in increase in internal kinetic energy of the system which result increase in temperature of system, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये पार्ट ऑफ इट, यानी कहने का मतलब इस अमाउंट ऑफ इट, dq अमाउंट ऑफ इट का एक भाग जो होगा कि ए पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंड ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, जिसके कारण सिस्टम, जब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक ना, आगे आप लिख सकते हैं एज रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, कहने का मतलब है ए पार्ट ऑफ इट, यहाँ लिख सकते हैं आप, ए पार्ट ऑफ इट विल यूज्ड इन increase in internal kinetic energy of system which cause system क्या लिख सकते हैं, the result of this increase, the result of this लिख सकते हैं आप, increase in temperature। ए पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड इन इंक्रीज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। dq की अमाउंट ऑफ हीट जब प्रोवाइड करेंगे तो उसका कुछ भाग सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा। फिर हमने आपको दिखाया था जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को तो उसके बीच के मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। तो जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो इंक्रीज क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, विच विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी अनदर पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट द वर्क, another part of it will be used in doing work against the molecular interaction force, अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स हम कह सकते हैं कि अनदर पार्ट जो होगा इसका सेकेंड पार्ट, अनदर पार्ट क्या होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स के अगेंस्ट अनदर पार्ट ऑफ इट लिख सकते हैं आप, अनदर पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड अगेंस्ट द विल बी यूज्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक ना, एंड विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब यदि हम किसी सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो सिस्टम उस हीट को तीन प्रकार से यूज करता है। देन इट विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग थ्री वेज। कुछ अमाउंट ऑफ हीट इस dq अमाउंट ऑफ हीट का कुछ पार्ट, ए पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड इन इंक्रीज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। द रिजल्ट ऑफ दिस, जिसके कारण इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिस्टम के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, यानी सिस्टम के इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में कुछ हीट खर्च होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ इट यानी अनदर पार्ट ऑफ इट, अनदर पार्ट ऑफ इट यहाँ कह सकते हैं, एंड
another part of it will be used in doing work against the intramolecular attraction force, ये कह सकते हैं, या molecular interaction force, एंड आगे आप कह सकते हैं एंड विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। यानी सेकंड पार्ट ऑफ इट, कुछ पार्ट इसमें खर्च हो जाता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करने में, सेकंड पार्ट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के इंटरेक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च होता है, जिसके कारण उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी सेकंड पार्ट ऑफ अनदर पार्ट इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होता है। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट, इसमें कुछ खर्च हो जाता है, कुछ इसमें, उसके बाद शेष जो हीट बचती है, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, और एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट कार्य करने में, डूइंग वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क में खर्च हो जाता है। यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन यानी कि यांत्रिक कार्य में खर्च हो जाता है। यानी यदि हम किसी सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस सिस्टम की हीट क्या होती है, उस सिस्टम के यानी डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट का कुछ भाग सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, कुछ भाग उसकी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट विल बी यूज्ड इन डूइंग मैकेनिकल वर्क डन, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन यांत्रिक कार्य करने में खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर यहाँ लिखें, नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिखें कि इफ डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम देन इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज बाय DUK, या चेंज इन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज DUK, एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज DUP, एंड द एक्सटर्नल वर्क डन इज DW, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट क्या होगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट यहाँ लिख सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट will be used in doing work against एक्सटर्नल फोर्स, कह सकते हैं आप एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज करके कह सकते हैं मैकेनिकल वर्क डन। दैट इज कर सकते हैं एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क, एक्सटर्नल यहाँ लिख लेंगे, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क में खर्च हो जाता है। ठीक, यानी कुछ भाग इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, शेष भाग, दूसरा भाग, कुछ भाग इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल, शेष भाग रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट जो बचता है वो डूइंग वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स यानी मैकेनिकल वर्क डन में खर्च हो जाता है। तो यदि हम कंसीडर करें इफ DUK, यहाँ से मान सकते हैं आप इसी प्रकार से यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इफ DUK is increasing kinetic energy, DUP increase in potential energy, and DW is the external mechanical work done, then according to law of conservation of energy, अगर हम कंसीडर करें तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कहने का मतलब जितना हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो सारी एनर्जी इधर हमको मिलनी चाहिए, यानी खर्च कहाँ होगी, DUK प्लस DUP प्लस DW, यानी इन सबको जोड़ दें तो ये दी गई ऊष्मा के क्या होगा, दी गई हीट एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि हीट एनर्जी कन्वर्ट किसमें हुई, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क डन में, तीनों को ऐड कर दें तो जो वैल्यू होगी दी गई हीट एनर्जी के बराबर होगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट DQ इज इक्वल टू, वी नो दैट DUK प्लस DUP इज इक्वल टू हो जाएगा DUK, चूंकि यहाँ लिख लेंगे DU इज इक्वल टू हो जाएगा DUK प्लस DUP के। ठीक, इंप्लाइज दैट DQ इज इक्वल टू हो जाएगा DU प्लस DW। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हम नीचे इसी को कह सकते हैं डी क्यू इक्वल हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है। नीचे लिख सकते हैं इसको दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 कर सकते हैं। W बाई क्यू वाले को हम मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रकार से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म समझते हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है वो हम दो प्रकार से स्टेट कर सकते हैं। सिंपली हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन जो किया गया वो जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे किया गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आर absent, यानी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स absent रहेंगे मैकेनिकल एनर्जी आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये इंटरनल एनर्जी को डिफाइन नहीं करता। लेकिन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म भी है, और ये यूनिवर्सली वैलिड भी है। साथ साथ ये ऑल द केसेस के लिए, यानी सभी केसों के लिए एप्लीकेबल भी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमने मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे जो जूल ने दिया था, इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट, उसके आधार पे डिफाइन करते हैं। उसमें बताया गया, जूल ने कहा कि जब कभी भी, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि जब कभी भी कोई सिस्टम हम कंसीडर करें तो उस सिस्टम पे अगर हम कार्य करते हैं तो व्हेन एवर द टोटल वर्क डन, यानी व्हेन एवर द टोटल वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी व्हेन एवर द एक्सटर्नल वर्क डन या मैकेनिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड टोटली इनटू हीट, यानी कहने का मतलब यदि कभी मैकेनिकल वर्क पूर्ण रूप से हीट में कन्वर्ट हो जाए तो ऑलवेज, आगे आपने लिखा है कि द ऑलवेज द वर्क एंड द रेशियो ऑफ हीट एंड वर्क इन ऑल केसेस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी सदैव क्या होगा, सभी केसों के लिए मैकेनिकल वर्क और हीट का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हमने बताया कि ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बट ये ट्रू केवल तभी हो सकता है जब टोटली वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। टोटली मैकेनिकल वर्क, यानी मैकेनिकल वर्क जो होगा वो हीट में जब कन्वर्ट होगा तभी कहा जा सकता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो पूर्ण रूप से जब हीट में कन्वर्ट होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल वर्क की बात हो, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी या केमिकल एनर्जी भी हीट में पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाती है, टोटली हीट में कन्वर्ट होती है, तो ये लॉ, यानी जो इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड वर्क का ये जो लॉ है जूल ने जो दिया है, ये होल्ड करेगा किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर टोटली हीट में कन्वर्ट होती है उसके लिए भी, और केमिकल एनर्जी टोटली हीट में कन्वर्ट होती है उसके लिए भी। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। और भी यानी कि सिंपली हम अगर सेकंड फॉर्म में, जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा है, मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए, द लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म एज, हमने मैथमेटिकल फॉर्म में, इन जनरल मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया कि इफ, यहाँ बताया गया कि इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड हीट के आधार पे, सेकंड में हमने कहा कि डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम देन इट विल बी यूज्ड इन फॉलोइंग 3 वेज, यानी यदि हम किसी सिस्टम को डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल एनर्जी, जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके जो सिस्टम है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके मॉलिक्यूलर मोशन में इंक्रीजिंग होगी, मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और इसी हीट के कारण जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन भी बढ़ेगा, यानी कहने का मतलब जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, वो उसके जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक ना, तो सेपरेशन पे डिपेंड करता है, तो उनके इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। जब सेपरेशन इंक्रीज हो, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। इसके बाद
तीसरा जो शेष पार्ट ऑफ हीट होगी यानी शेष रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो होगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट वो कहाँ कन्वर्ट होगी, कुछ तो उसकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, कुछ उसके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में यानी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो होगी वो कहाँ खर्च होगी, दो एक्सटर्नल वर्क डन यानी एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन में खर्च होगी। तो हमने मान लिया कि DUK इज द इफ DQ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम एंड DUK इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, DUP इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड DW इज द एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन, देन DQ इज इक्वल टू हो जाएगा DUK प्लस DUP प्लस DW के, यानी कहने का मतलब इंटरनल काइनेटिक ने इनको सबको जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी हमने सिस्टम को दिया वो सारी की सारी हमको कहाँ मिलेंगी, सिस्टम के अंदर मिलेंगी, यानी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन में मिलेगी। तीनों को ऐड कर देंगे, दी गई एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी DQ इज इक्वल टू हो जाएगा DUK DUP प्लस DWK, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इंप्लाइज द DU इज इक्वल टू हम जानते हैं DUK UK यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को का समेशन जो होता है इंटरनल एनर्जी होती है, DU इज इक्वल टू हो जाए इतना, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DWK। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है। इस इक्वेशन के आधार पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि यदि किसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस हीट का कुछ भाग उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, इंक्रीजिंग इन इंटरनल एनर्जी, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क डन, यानी इफ वी गिव द DQ amount of heat to a system, then some part of it will increase the internal energy of system and remaining part of it used in एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क डन, और इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जो होगा उसके मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट होगा, ठीक ना। यानी कि यदि हम जो हीट प्रोवाइड करेंगे उसका कुछ भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में और शेष भाग किए गए कार्य में खर्च होगा। यही हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमको दो बातें याद करनी है, याद रखनी है कि इसमें जो हम जैसे DQ इक्वल टू DU प्लस DW लेंगे, या हम इसी को फॉर ए लार्ज चेंज अगर कंसीडर करें डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डेल Q डेल U और डेल W को सेम यूनिट में लेंगे, सेम यूनिट में। अगर हम डेल Q को जूल में कंसीडर कर रहे हैं तो डेल U को भी जूल में लेंगे, डेल W को भी हम जूल में ही कंसीडर करेंगे। अगर हम डेल्टा Q को कैलोरी में ले रहे हैं तो डेल्टा U को भी कैलोरी में लेंगे, डेल्टा W को भी हम कैलोरी में लेंगे। अगर हम डेल्टा Q को किलो कैलोरी में ले रहे हैं तो डेल्टा U को भी किलो कैलोरी में लेंगे, डेल्टा W को भी किलो कैलोरी में लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ऑल द थ्री आइदर इन जूल, यानी कि जो ऑल द थ्री क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन सेम यूनिट, यानी तीनों जो क्वांटिटीज होंगी Q यानी कि अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ये तीनों क्वांटिटीज क्या होंगी, सेम यूनिट में मेजर होंगी। यानी ये जूल में होगी तो ये भी जूल में रहेगी, ये भी जूल, ये कैलोरी में होगी तो ये भी कैलोरी में, ये भी कैलोरी में, ये किलो कैलोरी में होगी तो ये भी किलो कैलोरी में, ये भी किलो कैलोरी में मेजर होगी। और सेकेंड हमको ध्यान ये देना है कि इफ द हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, यदि हीट क्या है सिस्टम के द्वारा ली जाती है, इफ हीट इज टेकन बाय द सिस्टम देन डेल Q इज द पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, यानी यदि हीट सिस्टम के द्वारा दी जाती है देन डेल Q इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, या सिस्टम के द्वारा हीट दी जाती है, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हीट दी जाती है तो डेल Q की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, यानी नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे डेल Q के लिए। और यदि हीट सिस्टम को दी जाती है, इफ हीट टेकन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम हीट लेती है, DQ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, जैसे हमने यहाँ लिखा DQ अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, यदि हम सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो हीट क्या होगी, तब हीट को हम सिस्टम अगर हीट को लेगा तो हीट पॉजिटिव होगी, यदि सिस्टम हीट बाहर निकालेगा तो हीट निगेटिव होगी। यदि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा, if work done by the system then work done is positive, then del W is positive कंसीडर करेंगे। if work done on the system, यानी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा सिस्टम पे कार्य किया जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो डेल W इज नेगेटिव क्वांटिटी। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट और उसके मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।